दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की 10 नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कलीमुल्लाह चाचा के शानदार महल में रहने लगा था। कलीमुल्लाह उसके सगे चाचा नहीं थे, पर थे सगे से भी बढ़कर अजीज। मुल्ला नसीरुद्दीन का बचपन उनकी गोद में बीता था। बाद के दिनों में कलीमुल्लाह अपने बेटे के साथ रहने अरब चले गए थे। एक बार उन्हें अपने गांव की याद आई तो वे अपने गांव आ गए और अपनी पुश्तैनी हवेली सहित गांव के 3 मकानों की मरम्मत कराई। तीनों मकान उनकी हवेली की तरह ही शानदार थे, किंतु इनमें रहने वाला कोई नहीं था। यह बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन खस्ताहाली के दौर से गुजर रहा था और उसके पुश्तैनी मकान की हालत जर्जर थी। एक दिन कलीमुल्लाह को मुल्ला नसीरुद्दीन की परेशानियों का पता चला और उन्होंने अपना एक शानदार 3 मंजिलों वाला मकान मुल्ला नसीरुद्दीन को रहने के लिए दे दिया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन उस शानदार मकान में अपनी बेगम के साथ रहने लगा था। गांव में वह आज भी मेहनत मजदूरी का काम ही करता था, किंतु उसकी शान पहले की अपेक्षा बढ़ गई थी। एक दिन सूबेदार ने अपने लावलश्कर के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में डेरा डाला। वह घोड़ों का शौकीन था और उसके साथ 10 शानदार अरबी घोड़े थे। वह इन घोड़ों के साथ घुड़दौड़ की एक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। उसके घोड़े रास्ते में चलते चलते थक गए थे, इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में डेरा डाला। अपने खवासों और घोड़ों के लिए तो उसने एक खाली जमीन में तंबू गड़वा लिए और खुद अपने रहने के प्रबंध में जुट गया। चूंकि एक वह सूबेदार था, इसलिए हर किसी के घर में जाकर रहना उसके लिए उचित नहीं था। इसलिए उसने पता किया कि गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जो जहीन और बुद्धिमान भी हो और ढंग के मकान में भी रहता हो। उन दिनों मुल्ला नसीरुद्दीन की चर्चा गांव में हो रही थी। लोग कह रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन धन दौलत के पीछे नहीं भागा, फिर भी उसकी नेकी के एवज में खुदा ने उसे शानदार बहुमंजिली इमारत बख्शी। इसी से तो कहते हैं, खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। उस बहुमंजिली इमारत में आने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ कबूतर और कुछ खरगोश पाल लिए थे। मुल्ला खुद तो अपनी धुन में लगा रहता था, किंतु उसकी बेगम इन जीवों की देखभाल लगन से करती रहती थी। वह पहले की तरह चिड़चिड़ी नहीं रह गई थी। अब मुल्ला नसीरुद्दीन की बड़ी कदर करने लगी थी। सूबेदार ने जब लोगों से पता किया तो सबने सूबेदार को एक ही नाम बताया, मुल्ला नसीरुद्दीन। गांव के लोगों ने सूबेदार से कहा, हुजूर, इस गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन ही ऐसा आदमी है जिसके घर जाने से आपका मान बढ़ेगा। वह शानदार 3 मंजिलों वाले मकान में रहता है। उसके मकान में जरूरत की हर चीज मौजूद है। खुद मुल्ला नसीरुद्दीन मेहमान नवाज है, इसलिए उसके घर ही आपको जाना चाहिए। सूबेदार सुबह जब उस गांव में पहुंचा था और तब से ही लोगों से उसे मुल्ला नसीरुद्दीन की खूबियों का बखान सुनने को मिला था, इसलिए वह भी उत्सुक था कि मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब रात्रि विश्राम वह मुल्ला नसीरुद्दीन के घर ही करेगा। शाम को सूबेदार अपने एक खादिम के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो घर की खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अदना से गांव में इतना शानदार मकान देखने को मिलेगा। संयोगवश उस समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में ही था। सूबेदार ने मुल्ला से भेंट करके उससे अपने आने का मकसद बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने खुशी खुशी सूबेदार के ठहरने का इंतजाम अपने घर में कर दिया। ठहरने की व्यवस्था होने के बाद सूबेदार ने अपने खादिम से कहा, चापाइयों ने आराम कर लिया होगा, उन्हें 2 घंटे दौड़ाने की जरूरत है। जाओ और घुड़सवारों से कहो अपने काम में लग जाएं। चापाइयों को सुबह के चारे में चना देने का इंतजाम हुआ कि नहीं, यह अवश्य देखना।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस किया कि सूबेदार दंभी और झक्की किस्म का आदमी है। वह बात बात में अपने चापायों की तारीफ करना शुरू कर देता है। सफेद चापाया, चितकबरा चापाया, लाल चापाया, काला चापाया आदि नामों का जिक्र वह मुल्ला नसीरुद्दीन से करता रहा, मगर एक बार भी उसने चापायों के स्थान पर घोड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी सूबेदार की देखा-देखी अपने खरगोशों के लिए चापाए शब्द का प्रयोग करने लगा। उसने कमरे से बाहर निकलकर अपनी बेगम को आवाज दी, बेगम, अपने चापायों को घास खिलाया या नहीं? पहले तो बेगम को कुछ समझ में नहीं आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन क्या पूछ रहा है, लेकिन घास खिलाने के नाम पर उसे समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उससे खरगोशों को खाना खिलाने के बारे में पूछ रहा है। बेगम ने अंदर से ही आवाज दी, तुम्हारे चापाए बहुत नखरेबाज हैं। घास खाते कहाँ हैं? इन्हें तो चाहिए ताजा हरी दूब के कलौंजर। बताओ कहाँ से हरी दूब के इतने कलौंजर आएंगे? पालने के लिए तो तुमने इतने सारे पाल लिए हैं, लेकिन इनकी परवरिश कैसे होगी? अरे बेगम, फिर शुरू हो गई? मैंने पूछा, चापायों को खिला दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नीचे से पूछा। बेगम ने ऊपर से आवाज दी, हाँ, सभी खा चुके। सूबेदार, जो अपने घोड़ों के लिए गर्वित रहता था कि इतने शानदार चापाए और किसी के पास नहीं हो सकते, मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से चापायों की बात सुनकर चकित रह गया। उसके लिए बेगम की कही बात महत्वपूर्ण थी कि तुम्हारे चापाए घास खाते कहाँ हैं? उन्हें तो चाहिए घास के कलौंजर। सूबेदार ने सुन रखा था कि अरब के रईसों के घोड़े दूब की फुनगी पर पाले जाते हैं। सूबेदार सोचने लगा कि जरूर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अरबी नस्ल के बेशकीमती घोड़े हैं, जिसे वह बहुत नफासत से पाल रहा है। हरी दूब देता है चारे में। वह जानता था कि एक घोड़े की खुराक के बराबर हरी दूब की फुनगियों जुटाना आसान काम नहीं है। उसने उत्सुक होकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, आपके पास कितने चापाए हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, पाले तो 25 थे, लेकिन अभी 40 हैं, एक से बढ़कर एक। कोई जोड़ा नहीं लगा सकता मेरे चापायों का। सूबेदार ने सोचा, 40 घोड़े पालना आसान काम नहीं है। ठीक ही कहा था गांव वालों ने कि मुल्ला नसीरुद्दीन ही ऐसा आदमी है जिसके घर सूबेदार को अतिथि होना चाहिए। सूबेदार घोड़े के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस रहा था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरे पास भी शानदार चापाए हैं, लेकिन मैं हमेशा अच्छे चापायों की खोज में रहता हूं। आप चाहे तो कुछ चापाए मुझे बेच सकते हैं? ठीक है। अभी तो आप भोजन करके विश्राम करें। चापायों की बात कल सुबह हो जाएगी। मेरा वादा रहा, अपने 40 में से 10 चुनिंदा चापाया आपको कम मूल्य पर ही सौंप दूंगा। उस रात सूबेदार भोजन करके सो गया। दूसरे दिन सुबह उसने मुल्ला से चापायों की चर्चा छेड़ दी। अभी वे दोनों चापायों की चर्चा कर ही रहे थे कि उस गांव का काजी मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलने आ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी से सूबेदार का परिचय कराते हुए कहा, काजी साहब, अपने ये सूबेदार बड़े नेकदिल इंसान हैं। अपने चापायों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे 40 चापायों में से कुछ इन्हें किफायती दाम पर दे दूं। मैं भी भला इतने चापाए रखकर क्या करूंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सही दाम मिल जाए तो दे दो। काजी ने मुल्ला को सलाह दी और मुल्ला नसीरुद्दीन से दुआ सलाम करके चला गया। इसके बाद सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, आप 10 चापायों का क्या लेंगे? 100 स्वर्ण मुद्राएं एक चापाए के लिए काफी होंगी। इस तरह 1000 स्वर्ण मुद्राएं समझिए, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सूबेदार चापायों के मूल्य सुनकर चकित हो गया। उसने सोचा था कि कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में एक चापाया मिल जाएगा।
उसने तुरंत अपनी थैली से 1000 स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली निकाली और मुल्ला नसीरुद्दीन को देते हुए कहा, तो ठीक है, यह लीजिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 10 चैपाए मुझे दिलवा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली ली और तुरंत एक बोरे में 10 खूबसूरत खरगोश भरकर ले आया और सूबेदार को बोरा थमाते हुए कहा, देख लीजिए, एक से बढ़कर एक 10 चुनिंदा चैपाए हैं बोरे में, जिनका जोड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। खरगोशों को देखकर सूबेदार मानो आसमान से जमीन पर गिरा। अरे यह क्या, इतना बड़ा धोखा! सौदा तो घोड़ों का हुआ था और तुम दे रहे हो मुझे 10 घोड़ों की जगह 10 खरगोश। सूबेदार गरजा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अदब से झुककर सूबेदार से कहा, हुजूर, आप नाहक नाराज हो रहे हैं। कल से लेकर अब तक हमारी बातचीत में घोड़े का जिक्र तक नहीं आया। बात चैपाए की होती रही। मैं इन खरगोशों को ही चैपाया कहता हूं। अरे तुम झूठे और मक्कार हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काजी के पास ले जाऊंगा यह मामला और तुम्हें मक्कारी की सजा दिलवा कर रहूंगा। सूबेदार ने गुस्से से भरकर मुल्ला नसीरुद्दीन को धमकी दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर अदब से पेश आते हुए कहा, हुजूर, इस गांव का हर आदमी जानता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन न तो मक्कार है और न ही कभी झूठ बोलता है। रही बात काजी के पास जाने की, तो चलिए, मैं तैयार हूं काजी के पास चलने के लिए। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर सूबेदार अकड़ता हुआ काजी के पास पहुंचा और अपनी फरियाद रखते हुए काजी से कहा, काजी साहब, कल आपके सामने ही तो मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़ों की खरीद की बात चली थी। मुल्ला मुझे घोड़ों की जगह खरगोश देकर ठग रहा है। सूबेदार की शिकायत सुनकर काजी संजीदा हो गया। उसने तुरंत कहा, गांव का बच्चा बच्चा जानता है और मैं भी जानता हूं कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास घोड़ा नहीं है। जब उसके पास घोड़े नहीं हैं, तब वह आपसे घोड़ों की खरीद बिक्री की बात कैसे कर सकता है? हाँ, वह आपसे चैपायों की बात कर रहा था और खरगोश भी चैपाया ही है। तो क्या 1000 स्वर्ण मुद्राओं में 10 खरगोश ही मिलेंगे? सूबेदार ने यह सोचकर कीमत की चर्चा छेड़ी कि घोड़े नहीं मिले तो कीमत ही कुछ कम हो जाए। सूबेदार का सवाल सुनकर काजी ठठाकर हंस पड़ा और कहा, जब आपने 10 नस्ली घोड़ों के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, तब नहीं सोचा था कि इतने में तो एक नस्ली घोड़ा भी नहीं मिलने वाला। भाई मेरे, लोभ करोगे तो उसका हथ ऐसा ही होगा न। इसमें मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या दोष? और काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दोष मुक्त कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के पास से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा और सूबेदार उसे लंबे डग भरकर जाते हुए देखता रह गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 बर्तन का मातम बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसी खतीबुद्दीन इन दिनों बहुत खुश था। उसने आलू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए एक कामयाब नुस्खा इजाद किया था। सुल्तान ने उसके नुस्खे की कामयाबी पर उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी थीं। 100 अशर्फियों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी पहुंची। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि खतीबुद्दीन बचपन से ही धनी रहा है। किसी काम में लगता तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही थमता। मदरसे के दिनों में लड़कों की भीड़ में वह अलग सा दिखता था। खिलंदरपन उसमें बिल्कुल न था। हाँ, अपने को अन्य लड़कों से अलग और उनसे श्रेष्ठ प्रमाणित करने में वह जरूर लगा रहता था। सबसे पहले सबक बनाकर मौलवी साहब को दिखाकर वह वाहवाही लूटता और फिर गुरूर से गर्दन तानकर कक्षा में बैठे बाकी लड़कों को कुछ इस तरह देखता मानो कह रहा हो, देखा कैसे पढ़ाई की जाती है। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन बचपन से सादगीपसंद सरल इंसान था, इसलिए अपनी मेधा के घमंड में रहने वाले खतीबुद्दीन से उसकी कभी निकटता नहीं हो सकी।
बेशक उनके बीच अच्छे पड़ोसियों जैसा व्यवहार था। दुआ सलाम भी होती रहती थी। ईद बकरीद पर गले मिलने एक दूसरे के घर आना जाना था। अर्थ यह कि लोक व्यवहार की चलताऊ बातों से उन लोगों को कोई गुरेज नहीं था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन प्रायः खतीबुद्दीन के घमंडी व्यवहार के कारण उससे दूरी बनाकर रहता था। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की स्थिति हर दिलजीज जैसी हो गई थी, जिसके कारण रोज उसके संबंध में एक नया किस्सा चर्चा में आ जाता था। खतीबुद्दीन को मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में जब कभी भी कोई बात सुनने को मिलती तो वह मन ही मन चिढ़ जाता। उसके मन में प्रतिक्रिया होती क्या है, यह मुल्ला नसीरुद्दीन की लोग उसकी भोंडी हरकतों को भी कारनामा मान लेते हैं। यह तो कमअक्ली है कि किसी की बेवकूफ़ी भरी हरकत को चटखारे ले लेकर प्रचारित किया जाए, मगर उसकी यह निजी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हो पाती। हाँ, तो सुल्तान से 100 अशरफियों का इनाम मिलने के बाद स्वाभाविक ही था कि खतीबुद्दीन की गर्दन गर्व से तन गई थी। सुल्तान ने उससे पेशकश की थी कि खेती को कीड़ों से बचाने की दवा का वह चाहे तो व्यावसायिक उत्पादन करे। इसके लिए राज्य से उसे आर्थिक मदद मिल जाएगी, लेकिन मुनाफे की 50% रकम उसे राजकोष में जमा कराना होगा। सुल्तान के इस प्रस्ताव पर खतीबुद्दीन गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिला। घुड़सवार ने उससे वैज्ञानिक खतीबुद्दीन का पता पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि यह घुड़सवार कोई साधारण आदमी नहीं है। यह जरूर सुल्तान का भेजा हुआ कोई खास आदमी है और किसी खास मकसद से खतीबुद्दीन के पास भेजा गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस घुड़सवार को खतीबुद्दीन का घर दिखा दिया और उसके बाद अपने घर चला आया। इस घटना के हफ्ते भर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन जब सुबह की सैर से लौट रहा था, तब उसे कुछ लोग फिर मिले जो वैज्ञानिक खतीबुद्दीन का पता जानना चाह रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन लोगों को भी खतीबुद्दीन का घर दिखा दिया, लेकिन उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में जिज्ञासा पनपी कि आखिर बात क्या है। लगातार खतीबुद्दीन को खोजने लोग आ रहे हैं और लोग उसका नाम बड़े सम्मान से वैज्ञानिक खतीबुद्दीन पूछते हैं। बात तो कुछ है। खतीबुद्दीन को सुल्तान ने शायद वैज्ञानिक का दर्जा दे दिया है, पता नहीं क्या। मुल्ला नसीरुद्दीन यही सब सोचता हुआ अपने घर लौट आया, मगर उसके ध्यान में बार बार खतीबुद्दीन से मिलने आ रहे लोगों की कौंध होती रही। शाम को मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार की तरफ निकल गया। वह उस दिन कई दिनों के बाद बाजार आया था। बाजार में उसने आज सुबह खतीबुद्दीन को तलाशने आए 4-5 लोगों में से एक को देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उसके पास चला आया और उससे पूछा, आप वैज्ञानिक खतीबुद्दीन साहब के मेहमान हैं न? नहीं, मैं उनका मेहमान नहीं हूँ। मैं सुल्तान का मुलाजिम हूँ और राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उपाय सुझाने वाली समिति का सदस्य हैं। आलू की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से सुल्तान राज्य के जानकार लोगों से तरीके इकट्ठा करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग खतीब साहब के पास आए हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि खतीबुद्दीन साहब ने आलू की पैदावार को कीड़ों से बचाए रखने के लिए दवा इजाद की है। सुल्तान यह दवा बनवाकर बड़े पैमाने पर अपने राज्य में इसका इस्तेमाल कराना चाहते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि अपने राज्य में सबसे अच्छी फसल आलू की ही होती है, जिसके कारण सुल्तान चाहते हैं कि अपने राज्य के किसानों को आलू उगाने के काम में राज्य की ओर से मदद दी जाए और बगदाद, अमन, अरब आदि व्यापार केंद्रों तक आलू भेजा जाए। एक तो आलू जल्दी खराब नहीं होता, दूसरे इसका संग्रहण आसान है। अभी हम लोग आलू की पैदावार पर ही विचार विमर्श कर रहे हैं। यदि खतीब साहब को सुल्तान का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तब इस गांव की ऐसी तरक्की होगी जिसकी अभी से कल्पना नहीं की जा सकती।
वह आदमी इतना बातूनी था कि बोलता ही जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन जो जानना चाह रहा था वह जान चुका था, इसलिए उसने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, आप यहाँ हैं और खतीब साहब के यहाँ विचार विमर्श के लिए आपकी कमी खटक रही होगी। जी हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। मैं चलता हूँ, यहाँ रहा तो फिर मुलाकात होगी। कहता हुआ वह आदमी वहां से चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को जो जानना था जान चुका था। अब उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वयं मुल्ला खेती तो करता नहीं था कि सोचे आलू लगाना फायदेमंद है या गोभी उगाना, धान की फसल उगाई जाए या गन्ने की। यदि खतीबुद्दीन से मिलने आने वाले लोग बाहरी नहीं प्रतीत होते तो उसमें यह उत्सुकता भी नहीं जगती कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। इस घटना के हफ्ता 10 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुना, वैज्ञानिक खतीबुद्दीन के घर दावत है। सुल्तान के करीबी विद्वान इस दावत में आएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ गया कि वैज्ञानिक खतीबुद्दीन आलू की पैदावार बढ़ाने के सुल्तानी मंसूबे को कामयाब बनाने में लग चुका है। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को खतीबुद्दीन से कोई रंजिश नहीं थी, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसे अच्छा ही लगा। दावत वाले दिन सुबह सुबह खतीबुद्दीन खुद मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया और दावत खाने आने का निमंत्रण दिया। फिर झेंपते हुए उससे दावत में इस्तेमाल हो सकने लायक बर्तन मांगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत संदूक खोलकर खतीबुद्दीन को दावत में इस्तेमाल हो सकने लायक बर्तन निकालकर दे दिए। वाह, बहुत खूबसूरत और बेशकीमती बर्तन हैं। दावत के बाद मैं खुद ये बर्तन पहुंचा जाऊंगा। कीमती बर्तन हैं, इनका ख्याल रखना जरूरी है, खतीबुद्दीन ने कहा और फिर से मुल्ला नसीरुद्दीन से दावत में आने की इल्तिजा करके वहां से चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन दावत में गया। वहां उसने खतीबुद्दीन की उपलब्धियों के लिए उसे बधाई दी। फिर खा पी कर लौट आया। दूसरे दिन खतीबुद्दीन स्वयं उसका बर्तन लेकर उसके घर आया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बर्तन संदूक में रखने लगा तो पाया कि एक छोटा थाल अतिरिक्त आ गया है। उसने उलट पलट कर देखा, तय किया कि यह थाल उसका नहीं हो सकता। वह थाल लेकर खतीबुद्दीन के पास आया और कहा, खतीब, यह थाल मेरी नहीं है। अरे यार मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम कब समझदार बनोगे? यह थाल आखिर एक वैज्ञानिक के घर से आया है, तुम्हारा होकर तो तुम्हारा है। दरअसल यह तुम्हारे बड़े थाल का बच्चा है। कल रात ही दावत के बाद तुम्हारे बड़े थाल को प्रसव हुआ था। ऐसा कहकर खतीबुद्दीन हंसने लगा। हो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और उस थाल को अपने संदूक में रख लिया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन खतीबुद्दीन के घर गया और रोज काम आने वाले कुछ बर्तन मांग लाया। फिर मुल्ला कभी वह बर्तन लौटाने खतीबुद्दीन के पास नहीं गया। सुल्तान के सहयोग से खतीबुद्दीन का दवा बनाने का कारखाना लगने वाला था। इस खुशी में उसके घर दावत थी। दावत में बर्तन की जरूरत थी, इसलिए वह बर्तन मांगने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब बर्तन की मांग सुनी तो खतीबुद्दीन की तरफ हताश नजरों से देखा और बोला, हाँ बर्तन, ओ बर्तन, अरे बर्तन, और फिर खामोश हो गया। थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। खतीबुद्दीन ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन न अपनी जगह से हिल रहा है और न कुछ बोल रहा है। तब उसने फिर से अपनी बात दोहराई, मुल्ला नसीरुद्दीन, कुछ दिन पहले आप मेरे घर से रोजमर्रे में काम आने वाले कुछ बर्तन मांगकर लाए थे। वे बर्तन आज भी आपके पास ही हैं। आज मेरे घर दावत है। उस दावत में बर्तन की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसलिए मांगने आया हूं।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर रुआसी नजरों से खतीबुद्दीन को देखा और कहा, अरे यार खतीब, गृहस्थ के घर में मरनी हरनी लगी रहती है। मुझे याद है कि तुम्हारे घर से चंद रोज पहले मैं कुछ बर्तन ले आया था, मगर तुम्हारे बर्तन मेरे घर आते ही बीमार हो गए और एक एक कर दम तोड़ गए। मेरा घर वैज्ञानिक का होता तो मेरे घर भी बर्तन बच्चा देते। अब उन बर्तनों की याद भी मत दिलाओ, मेरा कलेजा मुंह को आता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इतना कहकर अपने कलेजे पर हाथ रख लिया। बेचारा खतीबुद्दीन, न तो उसे कुछ कहते बना और न फिर से बर्तन मांगने की स्थिति बनी। वह मन ही मन बुदबुदाता रहा। जरा भी नहीं बदला यह नसीरुद्दीन। बचपन में भी छोटे से मजाक का भी ऐसा ही जवाब देता था। खतीबुद्दीन थके पाव मुल्ला नसीरुद्दीन के घर से लौट रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उसे देख रहा था। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 फसल का बंटवारा बहुत मजेदार कहानी। अजमल खां बुखारा के सूबेदार का मुहलगा रयत था। चापलूसी करने में उसका कोई सानी नहीं था। सूबेदार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में उसका स्थान अव्वल था। काजी असलम मियाँ भी सूबेदार के ऐसे खास लोगों में शुमार किया जाता था जो सूबेदार के एक संकेत पर झूठ को सच या सच को झूठ करार दे सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिनों से सूबेदार की ताबेदारी में था। अजमल खां और असलम मियाँ दोनों ही मुल्ला को अपनी राह का रोड़ा मान रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बुद्धिबल से सूबेदार का दिल न जीत ले। मुल्ला नसीरुद्दीन न तो चापलूसी करता था और न चापलूसी करने वालों को अपने पास फटकने देता था। अजमल खां अपनी चापलूसी की बदौलत सूबे की रेती जमीन के कई टुकड़ों पर खेती करने का अधिकार सूबेदार से हासिल कर चुका था। सूबेदार अपनी प्रशंसा से खुश होने वाला इंसान था और अजमल खां उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाता था। थोड़ी सी तारीफ करने के बाद वह सूबेदार से कहता, हुजूर, अमुक स्थान पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा परती पड़ा हुआ है। धरती तो वह भली जो अन्न उगाती हो। बंजर धरती से राज्य का नुकसान ही होता है। इससे बड़ा अपशकुन किसी राज्य के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कहें तो हुजूर, मैं उस परती जमीन पर हल चलवाऊं, उस बंजर धरती में फसलें उगाऊं। उस चापलूस की बात सुनकर सूबेदार कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काजी को बोल दूंगा। तुम जाकर उस जमीन का पट्टा तैयार करवा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह अजमल खां ने पूरे सूबे में जगह जगह पर बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह जब भी सूबेदार से मिलने जाता तो अपने साथ किसी फसल की सौगात लेकर जाता। कहता, सूबेदार साहब, आपने अमुक चीज तो हजारों बार खाई होगी, मगर मैं जो लेकर आया हूँ, खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने पहले नहीं चखा होगा। सूबेदार उसकी सौगातों से खुश होता। मुल्ला नसीरुद्दीन को सूबेदार की ताबेदारी में लगे कुछ दिन ही हुए थे, मगर उसने यह समझ लिया था कि अजमल खां की ताकत उसकी चापलूसी में है और यह सूबेदार चापलूसी पसंद आदमी है। चापलूसों की इच्छा पूर्ति के लिए वह काजी को विवश भी कर देता है तथा नैतिक दृष्टि से काजी एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सामान्यतः निजी लाभ के लिए कानून और नियमों की अनदेखी कर देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदमी की अच्छी परख थी। सूबेदार और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वह अच्छी तरह से समझ चुका था। बावजूद इसके वह अपने काम में इस तरह लगा रहता था कि जैसे कुछ जानता ही न हो। ईद का त्योहार था। पूरे बुखारा में जश्न का माहौल था। सूबेदार के महल को अच्छी तरह से सजाया गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन से सुबह ही सूबेदार ने चुहल करते हुए कहा था, मुल्ला, तुम्हारी दाढ़ी से तो ऐसा गुमा होता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मगर तुम्हारा चुप चुप और गुमशुम रहना यह बताता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अरे, तुम बुखारा के सूबेदार के खास ताबेदार हो।
तुम अगर अक्ल से काम लो तो तुम्हारी भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। अपने अजमल खां को ही देखो, लोग उसे अब खां साहब कह के बुलाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से आहिस्ते से कहा, हुजूर, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आपकी ताबेदारी में वक्त गुजर जाता है और परिवार के भरण पोषण के लिए रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आपके सूबे में पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें 3 फसलें साल में काटता हूँ। खाने पीने के लिए इतना ही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सूबेदार क्षुब्ध हुआ। वह चाहता था कि मुल्ला भी अजमल खां और असलम मियाँ की तरह उल्टे सीधे काम कर उसकी जेब भरे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी ही मिट्टी का बना था। उसे सूबेदार की परवाह कहाँ थी। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें आने वाले कल की न तो चिंता होती है और न ही किसी की परवाह। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसा ही था। यह है, ऐन ईद की सुबह मुल्ला के जवाब से सूबेदार क्षुब्ध हो उठा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को वह अपनी चालों से अजमल खां और असलम मियाँ जैसा हामेहा मिलाने वाला ताबेदार बनाकर रहेगा, भले ही इसके लिए उसे मुल्ला को तंग ही क्यों न करना पड़े। शाम को सूबेदार के महल में ईद का जश्न मनाया जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ताबेदारी में लगा था। असलम मियाँ और अजमल खां दोनों ही सूबेदार के खास मेहमान की हैसियत से उस जश्न में शामिल हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें सेवैया परोसता रहा। जब सारे मेहमान लौट गए तब सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखा मुल्ला, अजमल खां और असलम मियाँ की आज कैसी वाहवाही हो रही थी। यह वाहवाही उन्हें मेरी निकटता की वजह से हासिल हुई है। तुम भी अक्ल से काम लो तो। हुजूर, मैं तो आपका ताबेदार हूँ। आप जो हुक्म दें करूँगा। अक्ल होती तो ताबेदारी क्यों करता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बीच में ही सूबेदार की बात काटकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह साफगोई सूबेदार को नहीं भाई। उसने अपने मन में फैसला किया कि वह नसीरुद्दीन को अपने लिए खासतौर से तैयार करेगा। यदि ऐसा कर पाया तो मुल्ला लोगों को बरगलाकर उसके लिए धन उगाही का खास जरिया बन सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को राह पर लाने के लिए सूबेदार के मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। एक दिन सूबेदार ने फैसला किया कि मुल्ला को वह अपनी ताकत का एहसास कराएगा। हो सकता है कि उसकी ताकत का अंदाज लग जाने पर मुल्ला खुद ही उसके आगे घुटने टेक दे और वह जो चाहे मुल्ला वैसा ही करे। इस निर्णय के दूसरे दिन ही सूबेदार ने शाम को अजमल खां और असलम मियाँ को बुलवाया। जब दोनों आ गए तक सूबेदार ने शराब पीने की इच्छा जताई। चापलूस अजमल खां तुरंत शराब ले आया और काजी असलम मियाँ जाम तैयार कर सूबेदार को थमाने लगा। तीनों शराब की चुस्कियां लेने लगे। जब शराब का नशा सूबेदार पर हावी होने लगा तब सूबेदार ने चापलूस अजमल खां से कहा, सुनो अजमल, अपना जो ताबेदार है मुल्ला नसीरुद्दीन, उसे राह पर लाने की जरूरत है। वह आदमी बहुत काम का हो सकता है यदि मेहनत मशक्कत से जीने की अपनी जिद छोड़ दे। उसे रास्ते पर लाने के लिए मैं उसे अपनी ताकत दिखाने की तरकीब सोच रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि उसकी जमीन पर लगी फसल के आधे हिस्से की दावेदारी कर दो। यह दावेदारी ऐसी हो कि मुल्ला की सारी फसल पर ही तुम्हारा कब्जा हो जाए। फसलें होती क्या हैं? गेहूं, धान, अरहर, मक्का, यही न? तुम दावा करना कि जमीन से ऊपर की फसल तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं काजी से कहकर तुम्हें इसका पट्टा दिलवा दूंगा। इस तरह मुल्ला को यह अंदाज हो जाएगा कि हमसे मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है। संयोग से मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उस जगह से गुजर रहा था और उसने सूबेदार की बातें सुन लीं। वह उन बातों को सुनकर जरा भी नहीं घबराया और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाकर कहा, मुल्ला,
तुम्हारी जमीन पर अजमल खां ने दावा किया है। उसने दस्तावेजी प्रमाण देकर बताया है कि उसके पुरखे और तुम्हारे पुरखे उस जमीन पर साथ साथ खेती करते थे तथा फसल तैयार होने पर आधा आधा बांट लेते थे। मुल्ला ने शालीनता से कहा, खां साहब इतने बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं ही बोलते होंगे हुजूर। तो तुम फसल बांटने के लिए तैयार हो? सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसी शालीनता से कहा। उसी वक्त सूबेदार ने एक प्यादे को बुलाकर कहा, काजी को बुला लाओ। काजी असलम मियाँ तुरंत हाजिर हुआ। आते ही पूछा, क्या हुआ सूबेदार साहब? खादिम को क्यों तलब किया गया है? अभी एक पट्टा बना दो कि मुल्ला नसीरुद्दीन की जमीन पर लगी फसल का ऊपरी भाग अजमल खां काटकर ले जा सकते हैं और जमीन के भीतर की फसल पर मुल्ला नसीरुद्दीन का हक होगा, सूबेदार ने काजी से कहा। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, ठीक है न? जी हाँ हुजूर। आप न्यायकर्ता हैं तो गलत क्या होगा? बस हुजूर यह भी हुक्म जारी कर दें कि फसल की कटाई पिटाई का खर्च अजमल खां ही देंगे, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से गुजारिश की। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतना तो अजमल खां को करना ही चाहिए, सूबेदार ने कहा और काजी की तरफ मुखातिब होकर आदेश दिया। हाँ, उस पट्टे में यह बात साफ तौर पर लिखी जानी चाहिए कि फसल की कटाई और बटाई का खर्च अजमल खां को ही भरना पड़ेगा। काजी वहां से सूबेदार को सलाम करता हुआ चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन निश्चिंत भाव से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सूबेदार परेशान हो उठा कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन है किस मिट्टी का बना कि पूरी फसल काट लिए जाने के फरमान के बाद भी शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन ही अजमल खां को काजी ने पट्टा थमा दिया। पट्टा लेकर अजमल खां जब मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत पर गया तब उसके पास सिर पीट लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि खेत में आलू की क्यारियां थीं। अब पट्टे के मुताबिक आलू का पौधा अजमल खां को मिलना था और आलू मुल्ला नसीरुद्दीन को। आलू की कोड़ाई का सारा खर्च अजमल खां को पट्टे के मुताबिक भरना पड़ा और आलू का पौधा खेत से उठाकर लेने जाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था कि बिना खर्च किए उसके आलू खेत से घर पहुंच गए और खेत की सफाई भी हो गई। इस घटना से सूबेदार, अजमल खां और असलम मियाँ का मुंह लटक गया। उनकी चाल उल्टी पड़ी। गम गलत करने के लिए तीनों शराब पीने बैठे गए। सूबेदार पर जब नशा हावी होने लगा तब उसने अजमल खां से कहा, तुम्हारी मेहनत और पैसा दोनों पानी में गया, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई मैं कराऊंगा। अजमल, इस बार काजी से कहकर तुम्हारे लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल लेने का पट्टा बनवा देता हूं, तुम्हारे घाटे की इससे भरपाई हो जाएगी। अजमल खां की आंखों में उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत के आलूलू घूम रहे थे। उसने आदत के अनुसार तुरंत हामी भरी, जी हाँ सूबेदार साहब, यही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन यह समझ चुका था कि सूबेदार इस बार की पटखनी से घबरा गया होगा और अब अपना फरमान बदलेगा। इसलिए उसने खेत में गेहूं लगवा लिया और सूबेदार के नए फरमान की प्रतीक्षा करने लगा। संभावना के अनुरूप ही सूबेदार ने अजमल खां को इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल ले जाने का पट्टा जारी करवाया था, बशर्ते कि वह फसल की कटाई व बटाई का खर्च अदा करे। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। अजमल खां उसके पास वह पट्टा लेकर आया तो मुल्ला नसीरुद्दीन राजी खुशी से उसके साथ अपने खेत पर चला गया। अजमल खां अपने साथ खेतिहर मजदूरों की फौज लेकर गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मजदूरों ने गेहूं की फसल काट डाली।
शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की फसल मुल्ला नसीरुद्दीन के हिस्से में आई और जमीन कोड़कर गेहूं की जड़ एक जगह पर जमा कर दी गई, जिस पर पट्टे के मुताबिक अजमल खां का हक बनता था। अजमल खां की जब चेतना लौटी तब वह भागा भागा सूबेदार के पास गया और सूबेदार से सारा हाल कह सुनाया। सूबेदार के भी होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा, गजब का तेज दिमाग आदमी है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। उसने अजमल खां से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं अवश्य कराऊंगा। अजमल खां ने सूबेदार के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब बस भी कीजिए सूबेदार साहब, उस आदमी को वैसा ही रहने दीजिए जैसा वह है। दो बड़ी चोटें खाने के बाद भी यदि हम वैसा ही कुछ करेंगे तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी बल्कि आबैल मुझे मार जैसा न्योता देना होगा। सूबेदार को भी अजमल खां की बात जैठ गई और उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर दोनों ने दो चार जाम पीकर अपना गम गलत किया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाता हुआ सूबेदार की ताबेदारी में फिर हाजिर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार दोस्तों मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा। गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था। मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्रा थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी।
3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने तीनों मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं। सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहाँ ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा, जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सुकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। कलीमुल्लाह हैरत से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखने लगे। कितना मासूम और ईमानदार शख्स है। इस जमाने में ऐसे भी शख्स हो सकते हैं, इसका ख्याल तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बेटा तुम्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इस घर में रहेगा कौन। बेटा अरब में बस गया है। इसी साल मैं 88 वर्ष का हुआ हूँ। पकी हड्डी है, न जाने कब टपक जाए। तू इस मकान की चाबी अपने साथ लेता जा और अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दे। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब आनाकानी शुरू की तो कलीमुल्लाह ने उसे डांट दिया। इस डांट में अपनापन था, प्यार था, लगाव था। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा, बस चाबी ले ली। कलीमुल्लाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा मैं किसी भी सूरत में मकान के भीतरी भाग में आज ही रंगरोगन करवा दूंगा। बाहरी भाग के लिए बस हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। तुम जिस वक्त चाहो अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी अपने घर गया। बेगम गुस्से में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर चिढ़कर बोली, कर आए मटर गश्ती। यहाँ एक मुफ्त की लौंडी पड़ी हूँ मैं, तुम कपड़े चिथाड़ कर लाओ और मैं उनकी सफाई करती रहूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम की बात का जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े उतारकर उन्हें खुद खंगाल कर अलगनी पर फैला आया। तहमद लपेटकर कमरे में बेतरतीब पड़े कपड़ों को तरतीब देकर उसकी गठरियां बनाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की इन हरकतों को उसकी बेगम कुछ देर तो हैरत से देखती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया।
उसने रुआसे स्वर में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, अपने नए घर में जाने की तैयारी। अपना नया घर? हैरत में पड़ी बेगम ने मुल्ला से पूछा, मानो उसने जो सुना हो उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। हाँ बेगम, अपना नया घर? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज में शोखी थी। उसने कलीमुल्लाह चाचा से मुलाकात का सारा वाकया अपनी बेगम को कह सुनाया और अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर दिखाई। अब बेगम के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं रहा। दोनों मियां बीवी लग गए घर का असबाब जुटाने में। पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर का सारा सामान तरतीब के साथ सजा सवार कर बांध लिया गया। एक दो तश्तरियां बाहर रख ली गई भोजन करने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बरसों बाद अपनी बेगम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी। घर का सामान बांधने का काम जब पूरा हो गया तब बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, वह घर कैसा है? कितना बड़ा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, महल जैसा होता है वैसा है। चाचा ने हर कमरे में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी लगवाए हैं। समझो कि अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो उस घर को सजाकर रखूंगी, कल्पना में डूबती सी उसकी बेगम बोली। ठीक है, जैसे रखना है वैसे रखना, मगर अभी यह सोचो कि सामान तो हमने बांध लिया है। आखिर यह सामान जाएगा कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। क्यों, सामान ले जाने में क्या दिक्कत है? बेगम ने पूछा। दिक्कत ही दिक्कत है बेगम। आखिर सामान ले जाने वाले को कुछ मजदूरी तो देनी पड़ेगी। जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खैर, कल दिन साफ रहा, बारिश नहीं हुई तब बाजार में जाकर किसी से कुछ काम मांग लूंगा। और इसके बाद दोनों मियां बीवी भोजन करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद कुछ खटपट की आवाज से मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा कि 4-5 आदमी घर में बांधकर रखे गए सामानों के गट्ठरों को उठाकर बाहर ले गए और उसी सड़क पर जाने लगे जिसके अंत में कलीमुल्लाह चाचा का वह निर्माणाधीन मकान था। चोर इत्मीनान से सिर पर गट्ठर उठाए तेज गति से बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह निर्माणाधीन मकान आ गया। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुलंद आवाज में चोरों से कहा, हाँ तो भाइयों, अब ये गट्ठर बाईं तरफ वाले मकान में ले चलो। मुल्ला की आवाज सन्नाटे में गूंजी और चोर डर के मारे सड़क पर ही सामान पटककर वहां से भागने लगे। मुल्ला ने चीखकर कहा, अरे भागते क्यों हो? अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। मगर चोर रुके नहीं, भागते ही रहे और मुल्ला की नजरों से ओझल हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जेब से चाबी निकाली, घर का फाटक खोला और बारी बारी से सारे गट्ठर उठाकर घर में रखकर फिर मकान के फाटक पर ताला लगाया और अपने घर आ गया। सबेरा हो चला था। बेगम जग गई थी। मुल्ला को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चले गए थे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सामान नए घर में रखने गया था। अब तुम भी चलो, वहीं हाथ मुंह धोना। बेगम आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे जा रही थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। 5 मुल्ला की नसीहत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूँ जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता।
मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की
शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट बताना ना भूले। 6 मुल्ला की लिखावट नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को वृद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता, और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है।
अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबू धाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता है कि तुम्हें आबू धाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बड़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबू धाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही आबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे आबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ मुल्ला की सीख मजेदार स्टोरी। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है। उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। समझा? गधा कहीं का।
इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है, आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की नोकदार टोपी, लंबा चोगा, पतली लंबी दाढ़ी, चमकदार छोटी आंखें, तीखी नाक, मुस्कुराते होंठ और उसकी सादगी मिलजुल कर उसके व्यक्तित्व को मुग्धकारी बना देते थे। एक बार मुल्ला एक गांव से गुजर रहा था। जब वह उस गांव के मध्य में पहुंचा तो देखा, ग्रामीणों ने सूरजमुखी के फूलों की खेती कर रखी है। गांव के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी के दोनों किनारों पर दूर तक खेतों का सिलसिला था जिसमें सूरजमुखी के पीले दमकते फूलों की फसल लहलहा रही थी। फूलों के इस मनोरम क्षण ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने आकर्षण की डोर में बांध सा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वह इस गांव में कुछ दिन रहेगा और सूरजमुखी के फूलों के सौंदर्य को निहारा करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव की मस्जिद में जाकर अपना डेरा जमा लिया। नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग मस्जिद में आए और मस्जिद में मुल्ला को देखा तब उन्होंने मान लिया कि मुल्ला कोई पहुंचा हुआ इंसान है। गांव में चर्चा होते देर नहीं लगी कि मस्जिद में खुदा का एक ऐसा बंदा रह रहा है जिसके चेहरे पर ऐसा जलाल है जिस पर निगाहें नहीं ठहरती। बस यह समझ लो कि खुदा का नूर टपकता है उस शख्स के चेहरे से। हंसता है तो बिजलियां सी चमकने लगती हैं, बोलता है तो सरगम के स्वर निकलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन इन बातों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। रोज सुबह वह मस्जिद से निकल जाता और गांव के ऐसे हिस्से की ओर चला जाता जिधर भीड़भाड़ न हो। वहीं से घंटों सूरजमुखी के खेतों को निहारता रहता। एक दिन वह प्राकृतिक नजारों में खोया हुआ था कि पास से ही एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। मुल्ला ने आवाज की दिशा में अपनी गर्दन मोड़ी। उसने देखा, पास की पगडंडी पर एक महिला खड़ी है। महिला की गोद में एक बच्चा है। महिला थर-थर कांप रही है, न आगे जा रही है न पीछे। मुल्ला ने उसके डर का कारण जानने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा, महिला से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा सा सांप फन काढ़े खड़ा है। क्षण भर में मुल्ला नसीरुद्दीन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी जगह से ही महिला को आवाज दी, डरो मत, बस अपनी जगह से हिलना नहीं, मैं अभी आया। बाज जैसी फुर्ती से मुल्ला नसीरुद्दीन उस पगडंडी तक पहुंचा और पलक झपकते ही सांप को दुम से पकड़कर एक झटके में दूर फेंक दिया। महिला सकते में थी। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन देवदूत सा लगा। वह उसका धन्यवाद करती हुई वहां से चली गई।
दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के सीमांत की पहाड़ियों की ओर निकल गया। उस दिन एक चरवाहा पहाड़ी से लुढ़क गया और वह सीधे खाई में गिरने ही जा रहा था कि अचानक एक करिश्माई हाथ ने उसे थाम लिया। जब चरवाहा मौत के खौफ से आजाद हुआ तो उसने पाया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके शरीर पर लगे खरोंचों को सहला रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसको सचेत होते देखकर कहा, ऊंचाई पर चलने वाले को निचाई की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की तरफ लौट गया। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन मछलियों की जलक्रीड़ा देखने के इरादे से पहाड़ी नदी की ओर चला गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपने लिए बैठने की अच्छी सी जगह तलाशी जहां से वह पहाड़ी नदी की छिछली तेज धारा में कल्लोल करती नन्ही मछलियों के झुंड को देख सकता था। वह ऐसी जगह पर बैठा था जहां से 10 कदम की दूरी पर ही एक खड्ड जैसी संरचना थी जहां से यह छिछली पहाड़ी नदी झरने की तरह गिरती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन झरने का मंजर तो नहीं देख सकता था मगर पानी गिरने का शोर उसे सुनाई पड़ रहा था। नदी की पथरीली सतह के ऊपर बहता पारदर्शी पानी और उसमें धारा के उल्टी दिशा की ओर तैरने की जद्दोजहद करता मछलियों का झुंड उसके आकर्षण का केंद्र था। उसे लग रहा था कि मनुष्य का समाज भी वक्त के तेज सैलाब में इसी तरह अपनी मंजिल की चाह में धारा के विरुद्ध चलने की जद्दोजहद करता रहता है। किसी किसी को मंजिल मिल पाती है और बाकी वक्त के बहाव के आगे पस्त होकर नियति का शिकार बन जाते हैं। जैसे इस नदी की नियति है, झरना बनकर गिर जाना। मछलियां भी जब धारा के विरुद्ध तैरने के प्रयास से थक जाएंगी तो इनकी भी नियति वही होगी जो नदी की है। नदी की धारा और मछलियों की जलक्रीड़ा में जीवन का फलसफा देखने में वह इतना मग्न था कि वह यह नहीं देख पाया कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महिला नदी पार करते समय गिर पड़ी और नदी की तेज धारा में अपने को संभाल नहीं पाई, बहने लगी। महिला बहुत तेज स्वर में चीखी, बचाओ। महिला की चीख सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि एक महिला नदी के पानी में बही जा रही है। नदी का पानी इतना छिछला था कि उसमें किसी के डूबने की आशंका नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन सतर्कता से पानी में उतरा और 3-4 कदम चलकर महिला की सीध में खड़ा हो गया। महिला दूसरी बार चीखी, बचाओ, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला पानी के तेज बहाव में बहते बहते अचानक ठहर गई। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन उसे थामे खड़ा है। मुल्ला के सहारे महिला खड़ी हुई और मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गई। इस पहाड़ी गांव के भोले भाले बाशिंदों के बीच चर्चा होने लगी। इस गांव के किसी भी आदमी पर जब कोई आफत आती है तब एक नोकदार टोपी वाला जवान अचानक प्रकट हो जाता है और आफत टल जाती है। 3 दिन 3 घटनाएं। तीनों घटनाओं में किसी की जान बचाने के लिए एक नोकदार टोपी वाला शख्स लोगों के सामने प्रकट होता है और संकट की घड़ी टल जाती है। गांव में जिधर देखिए उधर नोकदार टोपी वाले की चर्चा। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पानी में बहती हुई जिस स्त्री को बचाया था वह उस गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसने तो मुखिया से यह जाकर कहा कि वह पानी में बहते हुए झरने में गिरने ही वाली थी कि नोकदार टोपी वाले ने अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि मुझको पकड़ सके और ऐन वक्त पर उसने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहाड़ी पर फिसले जिस चरवाहे को बचाया उसने चर्चा फैला दी कि पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक नोकदार टोपी वाले ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर बीच पहाड़ी से फिसलने पर मुझे लपक लिया। पहले दिन मुल्ला ने जिस महिला के आगे से एक सांप को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया था उस सांप के बारे में उस गांव में ऐसी मान्यता थी कि वह सांप इतना विषैला है कि यदि किसी को छू भी ले तो उसका विष चढ़ जाता है। हंसने की बात तो दूर। उस महिला ने जगह जगह यह चर्चा फैला दी कि नोकदार टोपी वाले पर जहर का भी असर नहीं होता और इस तरह अनचाहे
अनजाने मुल्ला नसीरुद्दीन उर्फ नोकदार टोपी वाला उस गांव में एक सिद्ध पुरुष मान लिया गया। मुखिया को जब पता चला कि उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने वाला शख्स उसी के गांव की मस्जिद में रहता है, तब उसने गांव वालों से पूछा, क्यों भाइयों, आप लोगों को पता है कि अपने गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। उन्होंने गांव के कई लोगों की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जान बचाई है। उन्हें काल के मुंह से बाहर निकाल लिया है। हाँ हाँ, शायद आप नोकदार टोपी वाले जनाब की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही। जब ऐसा सिद्ध और उपकारी पुरुष हमारे गांव में मौजूद है, तब उसके प्रति हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलिए हम सब मिलकर उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाए। गांव वालों ने हामी भरी। गांव भर में चंदा एकत्रा कर मुखिया गांव के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शाम ढलने के बाद मस्जिद पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस वक्त सोने की तैयारी में था। गांव वालों को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन उठकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। ये लोग जमात बनाकर मस्जिद में मेरे पास क्यों आए हैं? क्या ये लोग मुझे मस्जिद से निकाल बाहर करना चाहते हैं? मगर मुल्ला के सामने जब मुखिया ने चढ़ावे की थैली रखी और कहा, है सिद्ध पुरुष, हम ग्रामीणों की तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, तब मुल्ला के मन का भय दूर हुआ। उसने समझ लिया कि गांव के भोले भाले लोग उसे सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं। मन से निश्चल मुल्ला नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह इन लोगों के सामने अपनी हकीकत बयान करेगा, ताकि उसे लोग आम इंसान ही समझें, सिद्ध पुरुष नहीं। इस निश्चय के बाद मुल्ला ने कहा, भाइयों, मुझे आप लोगों का मिलने आना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मैं बुखारा से आया हूं। आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सूरजमुखी की खेती होती है और मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि मैं आपके गांव में ठहर गया हूँ। आप पर सभी से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सिद्ध महात्मा की श्रेणी में नहीं रखें। मैं आप लोगों जैसा ही इंसान हूँ, जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है और जो अपनी भूख मिटाने के लिए आपकी तरह की काम करता है। इसलिए मुझे चढ़ावा या भेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की एक नहीं सुनी और भेंट स्वीकार करवाकर ही माने। जब मुल्ला ने ग्रामीणों की भेंट स्वीकार कर ली, तब मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, कल चैपाल मैदान में शाम को गांव के सारे लोग जमा रहेंगे। यहां आकर हम लोग आपको वहां ले जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप वहां आकर हम ग्रामीणों को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करें। मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत आनाकानी करने पर भी ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने चैपाल में आने की अपनी स्वीकृति दे दी। ग्रामीण खुश होकर मस्जिद से लौटे। दूसरे दिन नियत समय पर मुखिया सहित कुछ वरिष्ठ ग्रामीण आए और अपने साथ मुल्ला नसीरुद्दीन को ले गए। चैपाल मैदान में मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए एक मंच बनाया गया था, जिस पर बैठकर मुल्ला उपदेश दे सके। ग्रामीणों में मुल्ला को सुनने का उत्साह था। उस उत्साह को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, ऐसे भले और भोले ग्रामीणों के सामने सिद्ध पुरुष की तरह बोलना कतई उचित नहीं होगा। मुखिया की घोषणा के कारण उसे मंच पर जाना पड़ा और जब उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब वह मंच पर खड़ा हो गया तथा ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, भाइयों, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? ग्रामीणों ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, फिर मैं क्या बोलूं जब आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया तथा लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर चल पड़ा। भोले भाले ग्रामीण उसे रोकने का साहस नहीं कर पाए।
मुल्ला नसीरुद्दीन के जाने के बाद मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ मंत्रणा की कि किसी भी तरह कल फिर मुल्ला नसीरुद्दीन को उपदेश देने के लिए बुलाया जाए। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि जब मुल्ला नसीरुद्दीन पूछे कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, तो सब स्वीकार करें कि हाँ, हम धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। और यह सच भी है कि हर आदमी अपने अपने धर्म के बारे में कुछ जानता अवश्य है। इस मंत्रणा के बाद लोग मुल्ला के पास गए, उसे चौपाल में आने के लिए राजी कर चौपाल मैदान वापस ले आए। दूसरे दिन पुनः उसी मंच पर मुल्ला नसीरुद्दीन उपस्थित हुआ और लोगों से पुनः वही सवाल किया, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? लोगों का तयशुदा जुमला हवा में उछला, हाँ, हम धर्म के बारे में जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ग्रामीणों पर एक गंभीर दृष्टि डाली और कहा, जब आप लोग धर्म के बारे में जानते ही हैं तब मैं क्या बोलूं? मेरे कुछ बोलने का फायदा भी क्या? इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया और लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर लौट गया। ग्रामीणों में फिर मंत्रणा हुई। इस बार तय हुआ कि सब लोग चलकर मुल्ला को कल प्रवचन देने के लिए तैयार करें। कल जब मुल्ला अपना सवाल पूछें कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, तो आधे लोग बोले जानते हैं और आधे लोग बोले नहीं जानते हैं। लोग मस्जिद गए। कल मंच पर उपस्थित होने के लिए मुल्ला को मनाया और अपने घरों को लौट गए। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन जब मंच पर उपस्थित हुआ तब फिर उसने अपना पुराना सवाल पूछा, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? जवाब में आधे ग्रामीणों ने कहा, हाँ जानते हैं, और आधे ग्रामीणों ने कहा, नहीं जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मोहक हंसी के साथ लोगों से कहा, भाइयों, आप में जो लोग धर्म के बारे में जानते हैं, वे उन लोगों को धार्मिक बातें सिखा दें जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं। और मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया। उस दिन ग्रामीणों ने कोई मंत्रणा नहीं की और उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन भी मस्जिद की तरफ नहीं लौटा। उस गांव के लोग अब भी मानते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोई अलौकिक पुरुष था जो अपना काम करके अलोप हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 जादूगर मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की मोहब्बत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैड्डियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे
अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 जांबाज मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है, दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया? पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताएं। 8 मुल्ला की हकीमी बहुत मजेदार कहानी। जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी,
उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ। उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था।
नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया, मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रे हैं, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का उधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।